नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से अन्य विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के बच्चों के लिए भी, छात्रों के लिए भी उपयोगी है। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ अनिवार्य व्याकरण विषय के रूप में निर्धारित है पाठ्यक्रम में, तो उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो समास प्रकरण का अध्ययन हम लोग ने प्रारंभ किया है। इसके पूर्व हम लोग ने समास के विषय में कितने समास होते हैं और वो किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसका हम लोग ने अध्ययन किया। तो आज इससे आगे का अध्ययन करते हैं। तो केवल समास में सूत्र है समर्थ पदविधि। समर्थ पदविधि ये सूत्र है, ये द्विपद वाला सूत्र है। समर्थ प्रथमांत है और पदविधि प्रथमांत है। पदस्य विधि पदविधि, तो ये द्विपद वाला सूत्र है, अर्थात इस सूत्र में दो पद हैं। तो ये कहता है कि पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो वोद्यः। पद संबंधी जो विधि है वह विधि समर्थ से आश्रित होगी, अर्थात समर्थ से आश्रित होना चाहिए। समर्थ के बिना यदि असमर्थ हो तो वो विधि नहीं हो सकती। तो ये सूत्र का अर्थ है। तो ये सूत्र परिभाषा सूत्र के रूप में होकर ही अर्थ करता है कि पाणिनि व्याकरण में जहाँ जहाँ भी पद का विधान करते हैं, पद के प्रयोग, पद को लक्षित करके, पद को मान करके कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ ये समर्थ पद उपस्थित होगा, अर्थात समर्थ होना चाहिए, ऐसा वो पद उपस्थित होगा। तो ये सूत्र का अर्थ ये हुआ कि जहाँ भी हम लोग पद संबंधी कार्य करने जाएंगे, पद को मान करके जो भी कार्य, उससे संबंधित कार्य करने जाएंगे, तो समर्थ पद होना चाहिए। असमर्थ पद हो तो वहाँ पर ये कार्य नहीं होगा। तो समर्थ पद विधि यही सूत्र कहता है, इसका अर्थ है। तो अगला सूत्र है प्राक् कडारात् समासः। प्राक् कडारात् समास। प्राक् अव्यय पद है, कडारात् पंचम्यंत पद है और समासः प्रथमांत पद है। 3 पद है इस सूत्र में। तो ये सूत्र अधिकार करता है कि कडारा कर्मधारे, कडारा कर्मधारे इस सूत्र तक, इस सूत्र के पूर्व तक, इत्यतः प्राक्, इस सूत्र के पूर्व तक समास इत्यधिक्रियते, समास इसका अधिकार रहेगा। कडारा कर्मधारे यह सूत्र है द्वितीय अध्याय, अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 38वां सूत्र है। तो इसके पूर्व तक, अर्थात ये द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद के 37वां 37 सूत्र तक ये समास का अधिकार जाता है। कहाँ से? तो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के पहले सूत्र से, अर्थात समर्थ पद विधि से लेकर के ये कडारा कर्मधारे यहाँ तक अधिकार जाएगा। तो ये प्राक् कडारात् समासः ये सूत्र कहता है कि इसका अधिकार हो, अर्थात जो जो भी कार्य यहाँ पर होंगे वो समास कहलाएंगे, अर्थात समास से संबंधी ही ये कार्य होंगे, समास वाले ही सूत्र यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर अब समर्थ क्या है, इसका बुक करेंगे। समर्थ कैसे होता है? तो ये आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति इत्यादि से जो परस्पर संबंध होने की योग्यता जहाँ पर हो वो समर्थ है। जैसे हम कहेंगे यदि किसी को बताने के लिए कि रामस्य पुस्तकम अस्ति, इस पद में यदि हम रामस्य कहेंगे तो केवल रामस्य कहेंगे तो ये आकांक्षा रहेगी कि क्या, राम का क्या, ऐसे प्रश्न हो जाता है जो श्रोता है उनके मन में। तो ये पूरा नहीं हुआ जब तक हम पुस्तकम
ये नहीं कहेंगे तब तक ये रामस्य पद का वो अन्वय नहीं हो सकता। तो इसलिए ये समर्थ है रहना चाहिए इस तरह आकांक्षा इत्यादि से। उसी तरह हम कहेंगे पुस्तकम, पुस्तक है तो किसकी पुस्तक है, कैसी पुस्तक है, किस विषय की पुस्तक है इत्यादि ये आकांक्षा रहती है। तो इसलिए जैसे सुवर्ण से कंकणम, तो सुवर्ण से ऐसा कहेंगे तो क्या, सोने का क्या, तो कंकणम कंगन कहा, तो कंकणम ये भी कहेंगे तो कैसे, चांदी की, सोने की, क्या है, तांबे पीतल, तो उसमें ये समर्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार का समर्थ जहाँ पर हो वहीं पर ये समास होता है, अर्थात समास हो जाने के लिए समर्थ पद की आवश्यकता होती है। समर्थ, तो समर्थ दो प्रकार के हैं, सामर्थ्य दो प्रकार के हैं, एक विपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। विपेक्षा जो परस्पर अन्वय होने की जहाँ योग्यता हो वो विपेक्षा, और एकार्थी भाव सामर्थ्य वो है कि समास हो जाने के बाद जो पद है उससे एक एकार्थी भाव रूप में अर्थ को प्रकट करता है, विशिष्ट अर्थ को बताता है, तो वही एकार्थी भाव सामर्थ्य है। तो समास होने के बाद जब समस्त पद जो है उससे विशिष्ट अर्थ की उपस्थिति जहाँ होती है वो एकार्थी भाव सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य हो गया, दो प्रकार के विपेक्षा और एकार्थी भाव, और सामर्थ्य में ही समास होते हैं, अर्थात सामर्थ्य होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, समर्थ सुबंत हो तभी समास होगा। तो ये समर्थ पद विधि से ये बताया। फिर अगला सूत्र है सहसुपा। सहसुपा, तो ये सूत्र समास करने वाला सूत्र है, तो विधि सूत्र हो जाएगा सहसुपा सह वा समस्यते। सह, यहाँ भी दो पद है, एक सह है और सुपा है, तो द्विपद वाला सूत्र है। तो सह सुपा, सुपा सह वा समस्यते, ये अर्थ है। सुप जो सुबंत है, सुप प्रत्यय है वाला जो सुबंत पद है, वह पद सुपासह समर्थ सुबंत के साथ, सुपा मतलब समर्थ सुबंत के साथ समास विकल्प से होगा। अर्थात पूर्व में जो पद होना चाहिए वो भी सुबंत होना चाहिए और दूसरा भी समर्थ सुबंत होना चाहिए, अर्थात वो समर्थवान होना चाहिए, समर्थ से मतलब आकांक्षा योग्यता इत्यादि से युक्त समर्थ पद होना चाहिए वो सुबंत, तो उसके साथ समास होगा। तो यहाँ फिर अब आगे लिखते हैं वृत्तिकार की समास हो जाने के बाद हमारे नियम है कि समास हो जाता है तो वहाँ कृतधित समासाश्च, इस सूत्र से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, क्योंकि वो कहता है कृदंत तद्धित और समासांत पद की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ समास हो जाने पर जो जैसे उसमें है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, और प्रातिपदिक करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिको एक सूत्र है उससे सुप का लुप कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जो अलौकिक विग्रह में सुप हम लाते हैं तो उसका, तो अभी रूप सिद्ध करेंगे तो उसमें ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने कल बताया था वृत्ति क्या है और कितनी वृत्तियाँ हैं और विग्रह किसको कहते हैं, लौकिक और अलौकिक ये क्या है, ये कल जो बताए थे उसी को यहाँ पर वृत्तिकार ने फिर लिखा है। तो आज पुनः फिर बता देते हैं। तो परार्थाभिधानम वृत्ति ऐसा लिखा है। वृत्ति क्या है, परार्थाभिधानम मतलब कोई पद है जो अपने विशिष्ट अर्थ को, अपने अर्थ को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से त्याग करके विशिष्ट अर्थ का बोध करा रहा है, तो वो हो जाएगा, वो वृत्ति है। परार्था विधानम वृत्ति, अर्थात पर अर्थ का जो विधान कर रहा हो, बोध करा रहा हो, तो वो वृत्ति है। अपने अर्थ को छोड़ करके, अंशतः छोड़ करके अथवा पूर्ण रूप से छोड़ करके अन्य अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, बता रहा है, तो वो वृत्ति है। तो वृत्ति कितनी है, तो पंचवृत्तया कृत तद्धित समासैकदेश शेष, एकदेश नहीं, एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तया। तो 5 वृत्तियां हैं। क्या क्या, कृत वृत्ति, कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति और समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति। तो ये 5 वृत्तियां हैं। तो फिर विग्रह किसको कहते हैं, तो वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का जो बोधक हो, वो वाक्य जो बोधक करने वाला, जो अर्थ बताने वाला जो वाक्य है वही विग्रह है। वृत्ति के अर्थ को बताने वाला कोई वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य विग्रह कहता है। तो विग्रह 2 प्रकार के हैं, लौकिक
अलौकिक, सच लौकिक अलौकिकश्चेति द्विधा। वो विग्रह क्या है, लौकिक और अलौकिक करके दो प्रकार के विग्रह हैं। तो लौकिक विग्रह वो जो लोक में प्रयोग होने वाला वो लौकिक हो गया, और अलौकिक जो शास्त्र में केवल प्रयोग होने वाला। जैसे हमने बताया था कि राम गृहम गच्छति, तो ये लौकिक विग्रह हो गया। यदि हम इसको अलौकिक विग्रह करेंगे तो राम सु गृह सु गृह गम लट, ये सब अलौकिक विग्रह हो गया। तो अलौकिक विग्रह ये यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, मतलब बोलते समय, प्रयोग करते समय हम लोग अलौकिक विग्रह को नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि कठिन हो जाएगा और अर्थ का बोध भी नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति को। अतः हम लोग लौकिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ समास करते समय हमको लौकिक विग्रह बताना है, और लौकिक विग्रह बता करके पुनः अलौकिक विग्रह भी बताना है, जब अलौकिक विग्रह में ही समास करना है। तो इसी को हमने कल बताया था, स्वपद और असपद विग्रह। स्वपद विग्रह हो गया, असपद विग्रह, लौकिक विग्रह स्वपद विग्रह, और अलौकिक विग्रह असवपद विग्रह। तो ये हो गया। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है भूतपूर्वः। भूतपूर्वः ये समस्त पद है, भूतपूर्व। तो इसको हमको विग्रह करके समास करना है। तो सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे। तो लौकिक विग्रह में क्या है, पूर्वम भूतः, जो पहले हुआ, ऐसा हमने लौकिक विग्रह किया। पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह हो गया पूर्वम भूतसु। पूर्वम भूतसु, पूर्वम भूत ये हमने लौकिक किया था। तो पूर्व में जो पूर्वम वो था वो द्वितीयांत है, इसलिए हमने यहाँ फिर अम लाया। पूर्वम भूतसु, भूतः प्रथमांत है तो भूतसु, ये अलौकिक विग्रह हो गया, पूर्वम भूतसु। अब ये अलौकिक विग्रह में हम समास करेंगे। तो समास करने के लिए हम सूत्र लगाए सह सुपा। वो कहता है कि जो सुप है, सुबंत है, वो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ सुबंत क्या है, तो पूर्वम, और समर्थ सुबंत क्या है, भूतसु। तो उन दोनों में समास हो गया। समास हो जा, सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य क्योंकि समर्थ पद विधि से उसकी अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पर समास हो गया। समास हो जाने पर अब ये समस्त पद हो गया, पूर्वम भूतसु। तो ये समास संज्ञक हो गया, तो ये समास हो गया। समास हो जाने पर अब यहाँ पर हमने सूत्र लगाया कृत्तदित समासाश्च। कृत्तदित समासाश्च, ध्यान देंगे। समास कर लिया हमने अलौकिक विग्रह पूर्वम भूतसु। ये अलौकिक विग्रह करने के बाद सहसुपा हमने सूत्र लगाकर सहसुपा से हमने समास किया। समास करने के बाद अब ये पद समास वाला हो गया, ये अलौकिक विग्रह। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कृत्तदित समासाश्च। कृदंत पद और तद्धितांत, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थवत जो शब्द स्वरूप है उसकी। तो यहाँ समास हो गया, तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से कर लिया। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर अब ये प्रातिपदिक वाला हो गया। तो प्रातिपदिक हो गया तो अगला सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। वो कहता है कि धातु और प्रातिपदिक से परे जो सुप है उसको लुक होता है, लोप होता है। तो यहाँ क्या है, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से परे हमारा सु, ये पूर्व के बाद अम है और भूत के बाद सु है, उन दोनों का सुप धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, लोप हो गया। तो अब क्या स्थिति बनी, पूर्वभूत। तो पूर्वभूत बनने पर अब यहाँ पर पाणिनि जी के एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट। भूतपूर्वे चरट, इस सूत्र के निर्देश होने से ये सूत्र हम लोग ने देखा, तो ये हम लोग को ज्ञान हो गया कि यहाँ पर भूत शब्द का पूर्व निपातन होगा, न कि पूर्व का होगा। जबकि इसके अनुसार हमारा पूर्वभूत ऐसा होना चाहिए था, लेकिन भूतपूर्वे चरट इस सूत्र के पाणिनि जी के निर्देश होने के कारण यहाँ पर भूत का पूर्व निपात हो गया। तो भूतपूर्व ये पद बन गया। तो भूतपूर्व बन गया, तो अब यहाँ पर जो हमने सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक किया है, अब वहाँ यहाँ तो है नहीं, तथापि हमने एक देश विकृत मनन्यवत इस परिभाषा को लगा करके ये भूतपूर्व पद को प्रातिपदिक मान लिया। तो प्रातिपदिक मान लिया, तो प्रातिपदिक मानने के कारण अब पुनः स्वादि प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई, सु की उत्पत्ति हो गई, सु आया, भूतपूर्व सु हो गया, सु को रुत्व विसर्ग कर लिया, तो भूतपूर्व ये रूप
बना। भूतपूर्व, तो इसको अच्छे प्रकार से वो करेंगे। पूर्वम भूत, ये लौकिक विग्रह हो गया। पूर्वम भूतसु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। सहसुपा से हमने समास किया। समास करने के बाद कृतधित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा किया। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दिया, सुप का, अम का और सु का। तो पूर्व भूत था और पूर्व भूत में भूत को हमने पूर्व निपात किया, अर्थात पूर्व में प्रयोग कर दिया, भूत पूर्व बनाया। क्यों बनाया? भूत पूर्वे चरट, ये पाणिनि जी के सूत्र के निर्देश होने से, अर्थात पाणिनि जी ने भूत पूर्वे ऐसा पढ़ा है। यदि उनको पूर्व को पूर्व निपात करना होता तो पूर्व भूते इत्यादि पढ़ते, तो उन्होंने भूत पूर्वे ऐसा पढ़ने के कारण यहाँ हमने भूत शब्द को पूर्व निपात करके भूतपूर्व बनाया। भूतपूर्व बनाकर अब हमको स्वादि उत्पत्ति करना है, सु इत्यादि लाना है। तो फिर एक देश विकृत मननिवत, इस परिभाषा को हमने यहाँ लगाया। ये परिभाषा ये कहता है कि एक देश में विकृत होने पर भी दूसरा नहीं होता। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का हम पूंछ काट देंगे तो वो कुत्ता ही रहेगा, न कि गधा रहेगा, घोड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी पहले जो सु था, पूर्व के बाद और भूत के बाद जो सु था, उसका हमने सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दिया। तो लुक कर दिया, तथापि वो प्रातिपदिक है ही है, अंतर अन्य तो हुआ नहीं है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए प्रातिपदिक मानकर यहाँ पर एक देश विकृत मननिवत, इस परिभाषा के द्वारा इसको प्रातिपदिक मानकर सु लाया, सु का रूप विसर्ग किया, तो भूतपूर्व ये रूप सिद्ध हुआ, भूतपूर्व ये बना। इस तरह से प्रत्येक उसमें ध्यान देंगे कि जहाँ लौकिक विग्रह होकर समास करता है, समास करने के बाद उसको प्रातिपदिक संज्ञा करना है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुप का लुक करना है। लुक करने के बाद फिर आगे आ जाएगा उपसर्जन संज्ञा इत्यादि करके पूर्व प्रयोग का भी आ जाएगा। तो अव्ययभाव समास में उसका हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्जनम पूर्वम ये है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है उपसर्जन संज्ञा करने वाला, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता है, तो उसका बाद में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से भूतपूर्व ये रूप सिद्ध हुआ। तो एक वार्तिक और यहाँ पर दिए हैं, इवेन सह समासो विभक्त्या लोपश्च। इव के साथ, इव शब्द के साथ समास होगा, किसका? समर्थ सुबंत का। और विभक्ति का अलोपश्च, विभक्ति का लोप नहीं होगा, अर्थात विभक्ति अलोप होगा। जो सुपो धातु प्रातिपदिक से हम जो सुप का लुक कर रहे हैं वो नहीं होगा, अर्थात विभक्ति का लोप नहीं होगा। प्रत्यय जो सु इत्यादि जो भी प्रत्यय आएंगे वो इव के साथ समर्थ सुबंत का समास होगा और विभक्ति का अलोप होगा, अलुक होगा, लुक नहीं होगा, ये अर्थ है ये वार्तिक का। तो यहाँ पर वागर्थो इव वागर्था विव, ये रूप मतलब ये समास किया है। तो वागर्थो इव ये लौकिक विग्रह हो गया, वागर्थो इव लौकिक विग्रह हो गया, वागर्थ औ इव ये अलौकिक विग्रह होगा। अब यहाँ इव से सु इत्यादि प्रत्यय नहीं आएंगे, क्योंकि इव अव्यय है। अव्यय जब पद जहाँ रहता है वहाँ पर कोई विभक्तियाँ नहीं आती है। तो इसलिए हमने यहाँ बागर्थ के बाद औ तो रखा, बागर्थो, इव के बाद कुछ भी नहीं लगा। तो बागर्थो मतलब बागर्थ औ इव ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर अब यहाँ पर इस वार्तिक से इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। तो इव के साथ समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत हो गया हमारा, बागर्थ औ उसका इव है ही है, इसके साथ समास हो गया। समास हो जाने पर ये प्रातिपदिक मान लिया, और प्रातिपदिक मानने पर प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप धातु प्रातिपदिक सुप का लुक प्राप्त था, उसको इसी वार्तिक ने कहा कि अलुक हो तो लोप नहीं हुआ। तो बागर्थ औ इव ऐसी स्थिति है, तो बागर्थ औ में फिर वृद्धि कर दिया, तो बागर्थौ इव ये पद बना। बागर्थौ इव ये बनने पर फिर एचो यवायाव से हमने औ के स्थान पर आवादेश कर दिया। तो बागर्था विव, बागर्थ आब इव ऐसा है, आवादेश हो जाता है और वर्ण मिलन करके बागर्था विव ये बनता है। तो इवेन समासो विभक्ते लोपश्च, इसका ध्यान रखेंगे। ये वार्तिक है, वार्तिक ने सह सुपा में कमी को दिखाने के लिए उन्होंने ये वार्तिक पढ़ा, अर्थात समर्थ सुबंत का इव ये अव्यय पद आए तो उसके साथ भी समास हो, लेकिन विभक्ति का लोप न हो, तो ऐसा उन्होंने कर दिया। तो यहाँ बागर्था विव बना, बागर्थ औ इव, इस अलौकिक विग्रह में इसे समास होकर बागर्थ औ
ऐसे सुख का अलुक हो गया और फिर बागर्थ औ में वृद्धि हो गई, बागर्थौ बना, बागर्थौ इव, यहाँ पर फिर एचो यवायव से आवादेश बागर्था विव, ये रूप सिद्ध हुआ। तो इस तरह से केवल समास यह बताया गया। केवल समास में दो ही यहाँ पर प्रयोग है, भूतपूर्व और बागर्था विव। तो ऐसे अब कल से फिर हम लोग अव्ययीभाव समास का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, केवल समास इसको ध्यान रखेंगे। परंतु इसके साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि समास के बाद क्या कार्य होते हैं उसको भी अच्छे प्रकार से ध्यान रखेंगे। और वृत्ति किसको कहते हैं, फिर कितनी वृत्तियाँ होती है, और विग्रह क्या है, विग्रह कितने प्रकार के हैं, तो ये सब भी अच्छे प्रकार से मनन करते रहेंगे।